ठीक है। देखो संस्कृति, हम अपने जीवन में बहुत बार इस शब्द का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं हमारी संस्कृति अच्छी है, उनकी संस्कृति खराब है। हम भारत में बहुत सारे संगठन हैं जो केवल संस्कृति की रक्षा करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। हम समाज में या हमको कोई व्यक्ति अच्छा मिलता है जो बहुत शिष्टाचार और इसके एटिकेट्स अच्छे रहते हैं, तो अब ये क्या करते हैं कि बहुत संस्कारित व्यक्ति है, संस्कारवान व्यक्ति है, संस्कारित व्यक्ति है, संस्कार है। तो हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा में संस्कृति शब्द को इस रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र जो संस्कृति बताता है, हमको वो समझना है कि समाजशास्त्र में कल्चर शब्द को कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो दोनों अलग अलग शब्द हैं, संस्कृति, कल्चर, दोनों का उद्भव अलग अलग है और दोनों मिलके एक हो जाते हैं। जैसे यदि हम संस्कृति की बात करें तो देखो संस्कृत का शब्द है संस्कार, संस्कार से ही बना है संस्कृति, संस्कार शब्द से ही क्या बना है, संस्कृति। और संस्कार का मतलब होता है कुछ किए जाने वाले रिचुअल्स, कुछ किए जाने वाले रिचुअल। जैसे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की बात की गई है, तो यहाँ पे संस्कार का अर्थ ही है कि कुछ रिचुअल्स या कुछ कृत्यों को करना। तो जो व्यक्ति कुछ कृत्यों को करता है या जो करता है उसी से निकल के आया शब्द क्या है, संस्कृति। ये हम संस्कृति के संस्कृत से इसका संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कि अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं और उन संस्कारों के अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो इस प्रकार क्या है, संस्कृति का अर्थ यही है कि संस्कारों को संपन्न कराने के लिए एक मानव जो सामाजिक प्राणी बनता है वही क्या है, संस्कृति। इसको ऐसा लिख लेना चाहो तो संस्कारों को संपन्न करके ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार में क्या है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संस्कारों को करता है और उन संस्कारों को करके ही वो एक सोशल प्राणी बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है। तो उसी रूप में यहाँ से क्या है, ये संस्कृति शब्द निकल के आती है कि एक जीवन में व्यक्ति कुछ क्रियाविधि करता है, उसी को हम कह रहे हैं संस्कृति। ये तो सामान्य सी हमने इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया है कि जो संस्कृति शब्द है उसकी उत्पत्ति हमने संस्कृत में ढूंढने का प्रयास किया है। अब देखो दूसरी बात क्या है, इस जो संस्कृति में जो कल्चर शब्द है, ये तो संस्कृति का अपन ने इतिहास देखा, अब ये कल्चर शब्द को अपन पकड़ते हैं। तो कल्चर शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द CULTR, CULTURA, कल्चरा, इससे बना है। अंग्रेजी भाषा के कल्चरा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हम भारतीय संदर्भ में संस्कृति को संस्कार से जोड़ते हैं, लेकिन जो कल्चर शब्द है वो क्या है, कल्चरा से निकला है। और कल्चरा का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा परिष्कृत या सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत को ही कल्चरा कहते हैं और इसी से क्या है, कल्चर शब्द निकल कर आया है। अब देखो ये तो शाब्दिक अर्थ वाली बात है, इसके डिटेल में हमको ज्यादा नहीं जाना, हम तो अपने समाजशास्त्री पक्ष में जाएंगे कि समाजशास्त्र के अनुसार क्या होती है संस्कृति, ठीक है ना। किसके अनुसार, हमको समाजशास्त्र में पढ़ना है, समाज शास्त्र। तो देखो समाजशास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति है क्या है, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो व्यक्ति क्या है, एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ जैविक चीजों को वो प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी जैविक चीजों को प्राप्त करता है, जिसको हम कहते हैं
जैविक चीज कह लो या जैविकीय व्यवहार। जैविकीय व्यवहार, और जैविकीय व्यवहार का क्या मतलब होता है? जो बायोलॉजिकल है, कि व्यक्ति को भूख लगती है, व्यक्ति को नींद आती है, और जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं रहती हैं वो सब जैविकीय व्यवहार। इसके लिए उसको कुछ नहीं करना है। भाई तुमको भूख लग रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी जानवर को भी भूख लगती है, नींद आती है, जानवर को भी नींद आती है। ये जैविक व्यवहार है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। और दूसरा एक होता है मनोवैज्ञानिक व्यवहार। मनोवैज्ञानिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक व्यवहार मतलब क्या है? डर लगना, सोचना आदि, ये व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक व्यवहार है। इन दोनों का संबंध समाजशास्त्र नहीं, हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। जैविकीय व्यवहार और मनोवैज्ञानिक व्यवहार, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से। सामाजिक व्यवहार से हमें किससे मतलब है? व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से। और सामाजिक व्यवहार का ही संबंध संस्कृति से है। सामाजिक व्यवहार मतलब समझ रहे ना? व्यक्ति बोलता कैसे है, व्यक्ति चलता कैसे है, व्यक्ति के उठने बैठने का तरीका क्या है, उसके कपड़े पहनने का तरीका क्या है, उसका जो भी सोशल व्यवहार है वही संस्कृति। समझ गए? समाजशास्त्र बिल्कुल क्लियर है। वो जो बातें की है वो सब शाब्दिक अर्थ उसके डिटेल में हम बोले। ये है हमारा मेन है कि व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है वही संस्कृति। और सामाजिक व्यवहार जो व्यक्ति समाज में रहकर करता है, व्यक्ति समाज में रहकर करता है ना, लोगों से बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसकी सोचने की शक्ति, ये सब क्या है? दरअसल उसकी संस्कृति ही है। तो व्यक्ति का जो सोशल व्यवहार है वही व्यक्ति की संस्कृति है। व्यक्ति समाज के सदस्य, जब व्यक्ति पैदा होता है, देखो जब व्यक्ति पैदा होता है तो जैविक व्यवहार उसके अंदर रहता है। भूख लगती है, बच्चा वो रोना चालू कर देता है, उसके मनोवैज्ञानिक व्यवहार भी उसके अंदर ही रहता है। लेकिन सामाजिक व्यवहार व्यक्ति समाज का सदस्य बनकर सीखता है। भाई तुम्हारा जो सामाजिक व्यवहार है, तुमने समाज में पैदा हुए, फिर तुमको धीरे धीरे तुम्हारा सामाजिकरण हुआ, तुमको बैठना सिखाया गया, खाना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, तो तुम एक अलग टाइप का सामाजिक व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारा जन्म अमेरिका में हुआ था, तुम अलग टाइप का सामाजिक व्यवहार कर, तुम अंग्रेजी बोलते। चीन में पैदा हुए तो मंदारिन बोलते। समझ रहे ना? तो जहां तुम पैदा हुए वहां की तुमने भाषा सीख ली, तो भाषा संस्कृति का हिस्सा हो गया। फिर जहां तुम पैदा हुए वहां पे वस्त्रों का अलग ढंग है, तो वस्त्र का पहनना भी सामाजिक व्यवहार का अंग हुआ। तो ये सब संस्कृति का ही हिस्सा है। तो मतलब देखो, समाजशास्त्र जब संस्कृति की बात करता है तो समाजशास्त्र संस्कृति के अंतर्गत केवल आपके सामाजिक व्यवहार, और सामाजिक व्यवहार मतलब क्या है? जो आपने सीखा है समाज का सदस्य बनकर, जो आपने सीखा है समाज का सदस्य बनकर। ठीक है? तो अब इस रूप में आप ये समझ जाओ कि आपने पैदा होने के बाद जो जो चीजें सीखी हैं वो सब संस्कृति है। एक सीखा हुआ बिहेवियर है जो आपको समाज ने सिखाया है। ठीक है? तो ये संस्कृति समाजशास्त्र के हिसाब से, यही संस्कृति का अर्थ लेके हमको आगे बढ़ना है। तो ठीक है ना? दिमाग में क्लियर है कि संस्कृति जैसे ही शब्द आता है मतलब क्या है? सामाजिक व्यवहार है, और जो हमने समाज का सदस्य बन के सीखा है वही हमारी संस्कृति है। अब देखो परिभाषा लिखो। इस संस्कृति की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अपन कुछ खास खास परिभाषाएं लिखेंगे। लिखो परिभाषाएं। और परिभाषा जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है वो दी गई है टायलर के द्वारा। लिख लेना परिभाषा किसके अनुसार? टॉयलर के अनुसार। टॉयलर के अनुसार लिखना, संस्कृति वह समग्र जटिलता है, कॉम्प्लेक्स होल। संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, जिसमें समस्त, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है, तथा ऐसी ही अन्य आदतों एवं क्षमताओं का समावेश है जो मनुष्य समाज का
एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है ना। ये सबसे पहले टॉयलर है जिसने संस्कृति को परिभाषित किया था। और आप यही परिभाषा याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये संस्कृति की पूरी परिभाषा है कि इसके अंतर्गत वे समस्त बातें आती हैं, विज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कलाएं, प्रथाएं, परंपराएं, जो हमने समाज के सदस्य बनकर सीखी। इसलिए इसको क्या बोला है, जटिल संपूर्णता है। तो देखो हर्ष, ये जो इसकी परिभाषा है इससे निकल के आ रहा है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जो मनुष्यों को उपहार में मिली। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमको अपनी पिछली पीढ़ी ने ये दी है, तो इसको एक वो सोशल हेरिटेज भी कहता है। फिर लिखो एक और परिभाषा लिखो, हर्ष कोविट्स के अनुसार, हर्ष कोविट्स के अनुसार, हर्ष कोविट्स के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति। हर्ष कोविड बहुत सरल परिभाषा देते हैं, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। पर्यावरण मानते हो, पर्यावरण जानते हो ना, परिधन आवरण हमारे चारों तरफ। तो तुम अपने चारों तरफ आंख घुमा के देखो और तुमको जो जो मानव निर्मित चीज दिखाई दे रही वो संस्कृति है। जो भी मानव निर्मित चीज दिखाई दे रही है वो क्या है, संस्कृति है। टेबल, कुर्सी, घर, कपड़ा, लत्ता, जो भी दिख रहा है सब घर, सब संस्कृति है। जो ईश्वर ने बनाई, ईश्वर ने बनाई है, जो अपने आप बनी, प्रकृति ने बनाई, झाड़, पेड़, पहाड़, नदी, पानी, ये सब बाकी सब क्या है, हर्षकोविड के अनुसार संस्कृति है। फिर एक और परिभाषा लिखो, मजुमदार एवं मदान के अनुसार, मजुमदार एवं मदान, मजुमदार एवं मदान के अनुसार लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहा है। मजुमदार एवं मदान ने लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहा है। ठीक है, तो देखो इतनी परिभाषा बहुत है अपने लिए। आप तो टाइलर की परिभाषा याद कर लेना, वो सही परिभाषा है। 3 नंबर के हिसाब से आपको 3 में से 3 मिलेंगे। इनकी परिभाषा लिखोगे क्या, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो वही परिभाषा याद रख लेना कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें वो सब चीजें शामिल है जो हम समाज का सदस्य बनकर सीखते हैं। अब लिखो संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति की विशेषताएं। पहली विशेषता लिखो, संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति मानव निर्मित है। इसमें लिखना कि संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं जिस कारण से वो संस्कृति का निर्माता, जिस कारण से वो संस्कृति को निर्मित एवं विकसित करता है।
मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यक विशेषताएं हैं जिस कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित करता है। समझ रहे हैं ना? क्या लिखा हमने पहली विशेषता? कि संस्कृति मानव निर्मित होती है। ठीक है। अब सवाल ये है कि मानव ने संस्कृति का निर्माण किया। ये तो पहली विशेषता है कि संस्कृति को किसने बनाया? ना मानव ने बनाया, प्राकृतिक नहीं है संस्कृति। अब सवाल ये है कि मनुष्य ही क्यों संस्कृति का निर्माता? देखो, किसी अन्य स्पीसीज में संस्कृति नहीं पाई जाती है। आप समाज की बात करोगे ना, तो कुछ जानवरों में समाज के लक्षण दिखाई देते हैं, वो इकट्ठे होकर रहते हैं, लेकिन संस्कृति किसी में नहीं। तो देखो, हमने क्या लिखा कि मनुष्य में कुछ क्या है? शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं जिसके कारण हम संस्कृति के निर्माता हैं। तो जानना चाहोगे कि कौन सी शारीरिक एवं मानसिक विशेषता है जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता बन पाया? तो देखो, सबसे पहली शारीरिक विशेषता है जो हमको अन्य जानवरों से अलग करती है, वो है सीधे खड़े होने की क्षमता। सीधे खड़े होने की क्षमता मतलब देखो, यहीं से कोई भी जानवर चार पैरों का उपयोग चलने के लिए करता है। चार ही है, उसी से चल रहा है। मनुष्य ने क्या है? अपने दो पैरों से चलना चालू किया, तो उसके आगे के जो दो पैर थे वो फ्री हो गए, वो हाथ बन गए। अब उनका उपयोग उसने संस्कृति के निर्माण में किया। तो मतलब जानवरों से हम यहीं से अलग होना चालू हुए कि हम सीधे खड़े होके चलना चालू कर दिए। तो एक बहुत यूनिक विशेषता है, एक बहुत यूनिक विशेषता है जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता कहलाता है, कि उसकी सीधे खड़े होने की क्षमता। दूसरी उसकी शारीरिक विशेषता है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकने वाला हाथ। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकने वाला हाथ। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकने वाला हाथ। मानव के अतिरिक्त किसी अन्य जानवर के पास ऐसा विकसित हाथ नहीं है जिसको वो स्वतंत्रता पूर्वक घुमा ले, हथेली को घुमा ले, और इसमें भी विशेष रूप से अंगूठे की संरचना। अंगूठे की संरचना, मानव का अंगूठा ऐसा उंगलियों से अलग है जिसके कारण पकड़ना संभव हो पाया। अन्य जानवर की सारी उंगली एक सी है जिसके कारण उनमें क्या है? पकड़ विकसित नहीं है। तो हमारे हाथ की विशिष्ट संरचना, अंगूठे की विशिष्ट संरचना के कारण ही क्या है? पकड़ विकसित हो। देखो, इस पकड़ से ही सारा है। हम यदि लिख पा रहे हैं तो भी इस पकड़ के कारण, और लिखने के कारण ही क्या? देखो, लिपि का आविष्कार हुआ, तो भाषा को हमने लिपिबद्ध किया और फिर संस्कृति का ट्रांसफर हो पाया। तो ये अंगूठा और हाथ हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी विशेषता है तीक्ष्ण एवं केंद्रित दृष्टि। तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। तीक्ष्ण एवं केंद्रित, हम अपनी दोनों आंखों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, किसी अन्य जानवर की ये नहीं है। उसकी एक आंख अलग जा रही है, एक आंख अलग जा रही है। एक केंद्र दृष्टिकोण, एक केंद्रित दृष्टि केवल मनुष्य के पास है। चौथा, मेधावी मस्तिष्क। ये तो आप जान ही रहे हो, मेधावी मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का ही प्रयोग करके मनुष्य क्या है? अन्य जानवरों से आगे आ पाया। दिमाग का ही खेल है। इतना विकसित मस्तिष्क किसी अन्य जानवर के पास नहीं। दिमाग थोड़ा बहुत होता है जानवरों में जिसका उपयोग करते हैं वो चीजों को पहचान, बाकी जो विकसित मस्तिष्क वो केवल मनुष्य के पास है। और पांचवा जो सबसे मेन विशेषता है, प्रतीकों का निर्माण करना। प्रतीकों का निर्माण, ठीक है ना? प्रतीकों का निर्माण मतलब समझ रहे ना? प्रतीक, ये जो तुम पढ़ पा रहे हो, ये प्रतीक ही हैं। भाषा के जो शब्द हैं वो प्रतीक हैं। अपनी भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करने के लिए हमने शब्दों की आविष्कार किया। जानवरों में तो केवल कुछ ध्वनियां होती हैं, उन ध्वनियों के माध्यम से कुछ वो बेसिक चीज एक दूसरे से ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी कोई चीज को ट्रांसफर करने की उनमें क्षमता नहीं, क्योंकि उनमें प्रतीक ही नहीं बना पाए। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता क्या है? उसने प्रतीक का निर्माण किया जिससे भाषा बनी, और भाषा के माध्यम से ही ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी, हम देखो कितना वैदिक काल को पढ़ लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से।
तो देखो ये 5 चीजें हैं जो जिनके कारण से मनुष्य संस्कृति का निर्माता बन पाया। ठीक है ना, आपको उस आंसर में नहीं लिखना, लेकिन ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि वो 5 कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता कहलाता है। ठीक है, पहली विशेषता संस्कृति मानव निर्मित है। दूसरी विशेषता लिखो संस्कृति सीखी जाती है। देखो संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता। मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता। वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। ठीक है ना, मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, लेकिन जन्म से उसकी कोई संस्कृति नहीं होती। जिस समाज में पैदा होता है, जिस समाज में उसका सामाजिकरण होता है, वैसी संस्कृति को वो अपना लेता है। इसलिए जो मानव है वो संस्कृति का उपउत्पाद भी कहते हैं। दो भाई पैदा हुए, एक भाई डाकुओं के बीच चला जाता है और एक भाई साधुओं के बीच चला जाता है। दोनों की अलग अलग संस्कृति है, तो वो उनकी संस्कृति को अपना लेता है, वैसा बन जाता है। उसका बोलचाल, काम करने का ढंग, सोचने का ढंग, विचारने का ढंग, सब अलग अलग। वो सब क्या है, समाज निर्मित करता है। जैसा समाज होता है वैसा उसका सामाजिकरण होता है और वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। देखो जानवर भी सीखता है, लेकिन जानवर का जो सीखा हुआ व्यवहार व्यक्तिगत होता है, ये सामूहिक हो जाता है। मनुष्य का जो व्यवहार है वो सामूहिक होता है कि हम भी सीखे, और जो इतने समाज में लोग बच्चे पैदा हुए वो सब एक सा बात, एक सी भाषा सीखते हैं, एक सा व्यवहार सीखते हैं। तो इसलिए हम संस्कृति के निर्माता बन जाते हैं। तो पहली बात तो क्या है, संस्कृति मानव निर्मित होती है। दूसरी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। तीसरी पॉइंट देखो, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। देखो संस्कृति नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। अपने अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को, अपने अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करते हैं। अपने अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, तो संस्कृति ट्रांसफरेबल सीखी जाती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सिखाई। आप पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपको सिखाया। अब जब आप अगली पीढ़ी को पैदा करोगे तो आप उसको वो कल्चर ट्रांसफर कर जाओगे। और कल्चर बहुत विस्तारित हो गया है, तो उसका क्या है, लेखन संकेतों के माध्यम से अपने अर्जित ज्ञान को व्यक्ति लिपिबद्ध कर देता है और वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता है। हम जो पढ़ रहे हैं ये भी तो कभी जिनने लिखा वो तो
मर गए, जिनने खोजा वो तो मर गए, लेकिन हम क्या है उसको सीख रहे हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। देखो इसमें, एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे से भिन्न होती हैं। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे से भिन्न होती हैं। अतः प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। अतः प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समझ रहे ना भाई? हर समाज की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो आविष्कार भी अपने टाइप से करेंगे। तो उनकी संस्कृति अलग हो जाएगी। कोई व्यक्ति पहाड़ पे रह रहा है, कोई व्यक्ति मैदान पे रह रहा है, कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रह रहा है। तीनों का समाज अलग अलग होगा, तीनों की संस्कृति अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई रेगिस्तान में रह रहा है, उसका कल्चर अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, कल्चर क्या है जो आपका है, वो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर। तो प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट होती है। अगला पॉइंट देखो, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। सामाजिक गुण निहित होता है। देखो, संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की देन है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। उसका जन्म समाज के कारण ही हुआ है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की उपज होती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की उपज होती है। ठीक है? संस्कृति सामूहिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती संस्कृति। पूरे समाज की संस्कृति एक होगी, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति ने उसको नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि समाज में उन्होंने कहा कि एक 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, नहीं। टोटल समाज। समाज संस्कृति का विकास समाज करता है, और वो सामाजिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। पर्सन टू पर्सन ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की संस्कृति अलग, इस व्यक्ति नहीं। पूरे समाज की संस्कृति एक सी होती है। अगला पॉइंट देखो, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। देखो, एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। और वे उसके अनुरूप और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं आचारों और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं।
समझ रहे हैं ना? जब संस्कृतियों का कंपैरिजन होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को महान बता देता है। हम भारतीय संस्कृति को महान बताते हैं और पश्चिमी संस्कृति को निम्न बताते हैं। भारत में भी यदि हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू अपनी संस्कृति को महान बताएगा, मुस्लिम अपनी संस्कृति को महान बताएगा। जबकि कोई भी संस्कृति महान नहीं होती है, कोई भी संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं होती है। ये भी एक विशेषता है, कल्चर रिलेटिविज्म में कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। कोई भी संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं होती है। तो समझ रहे हैं ना कि हर समूह अपने लिए अपनी संस्कृति को महान बताता है। अगला पॉइंट देखो, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखो, मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। ठीक है, कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति, मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति करती है, क्योंकि उसका निर्माण ही इसलिए किया गया है। देखो, इसके पहले जो अपन ने पॉइंट लिखा ना, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। समूह के लिए आदर्श का मतलब तो एक तो यही बताया कि प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को महान बताता है। समूह के लिए आदर्श का मतलब एक और है कि संस्कृति में केवल अच्छी बातों को ही शामिल किया जाता है। मतलब अपराध, अपराध, विचलित व्यवहार, ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये जरूरी पॉइंट है, याद रखना कि हमने संस्कृति में क्या लिखा है कि हम संस्कृति को समाज में रहकर सीखते हैं, लेकिन संस्कृति के अंतर्गत केवल अच्छे व्यवहार, आदर्श व्यवहार को ही संस्कृति का हिस्सा माना गया है। जो गंदी चीजें हैं, चोरी, डकैती, गाली बकना, ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कई बार बोल देते हैं ना व्यक्ति, गाली बकता तो नहीं, कार्य हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो संस्कृति में केवल आदर्श चीजों को ही समावेशित किया जाता है। ये संस्कृति से बाहर की चीज है, क्योंकि संस्कृति हमारे लिए आदर्श है। अब कोई गाली बकना सीख रहा है तो वो आदर्श थोड़ी होगा, वो संस्कृति से बाहर की चीज है। अगला पॉइंट लिखो, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। अनुकूलन करने की क्षमता होती है। देखो, संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती है। ठीक है ना, पहले ही बताया, भूगोल जैसा होगा संस्कृति वैसी होगी। पहाड़ के लोग की संस्कृति अलग है, रेगिस्तान की संस्कृति अलग है, मैदानी क्षेत्रों की संस्कृति अलग, पूरा अलग है। भाई पहाड़ की तरफ जाते हैं तो देखो, घर बनने का अलग स्टाइल होता है। मैदानों में घर, रेगिस्तान में घर अलग टाइप के बनते हैं। कपड़े सबके अलग अलग है, खान पान सबका अलग अलग है। अंतर है ना, भारत में ही देखते हैं इतनी, अभी भारतीय संस्कृति की विशेषता की इतनी विविधता क्यों है? तो विविधता का कारण है कि भूगोल विविध है, तो संस्कृति तो विविध हो ही जाएगी। अगला पॉइंट लिखना। भारत में ही देखो, हम
एक ही जगह की बात करें, जब एग्रीकल्चर सोसाइटी, उसकी संस्कृति अलग है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की संस्कृति अलग है। तो संस्कृति अपने आप को बहुत तेजी से बदलती है पर्यावरण और भूगोल के अनुरूप। अगला पॉइंट लिखना, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। देखो, संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं। जिन्हें हम संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल कहते हैं। संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल कहते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृति विभिन्न टाइप की इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे, सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, सांस्कृतिक संकुल क्या होते हैं। अभी तो बस इतना ही लिख लो। अगला पॉइंट लिखना, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। देखो, एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर आत्मसात करता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर आत्मसात करता है। इसी कारण एक संस्कृति में पले व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। इसी कारण एक संस्कृति में पले व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है ना, ये भी पहले बताया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपकी संस्कृति ने, आप जो हो वो आपकी संस्कृति है। भाई, आप जहां पैदा हुए, आपको जैसा सिखाया गया आप वैसा सीखते गए, वो आपका जिसको कहते हैं ना व्यक्तित्व, वो बनता गया। आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां पे नॉन वेज नहीं खाते, तो आप वेजिटेरियन हो गए और आप नॉन वेजिटेरियन लोगों से नफरत करने लगे। आप ऐसे समाज में पैदा हुए जहां पर उन्होंने कहा कि किसी चीज को ज्यादा मूल्य दिया जा रहा है, किसी चीज को कल। आप ऐसे समाज में पैदा हुए जहाँ शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्ता दी जा रही है, तो आप शिक्षित होने का प्रयास करोगे। आप ऐसे समाज में पैदा हुए जहाँ शिक्षा इच्छा से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दोगे। तो इसलिए क्या है कि देखो, विभिन्न संस्कृतियों में पले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में इतनी भिन्नता इसलिए होती है। हम जब दूसरे संस्कृति के व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनसे संपर्क ज्यादा नहीं जोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग टाइप की संस्कृति है, तो उसका पर्सनालिटी अलग है, हमारी पर्सनालिटी अलग है। हमारा अच्छा बुरा लगने का तरीका अलग है, उसका अच्छा बुरा लगने का तरीका अलग है। उसको कोई और पसंद है, हमको कुछ और पसंद है। समझ रहे हैं ना, हमारा खान पान सब, वेशभूषा सब संस्कृति डिसाइड करती है। अगला पॉइंट लिखो, संस्कृति अधिवैक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। अधिवैक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। संस्कृति अधिवैक्तिक एवं अधिसावयवी, सुपर इंडिविजुअल एवं सुपर ऑर्गेनिक।
देखो ये विशेषता क्रोबर ने बताई थी, समाजशास्त्री थे क्रोबर। क्रोबर ने संस्कृति की विशेषता बताई कि संस्कृति अधिवैक्तिक एवं अधिसाध्यवी होती है। देखो अधिवैक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग करता है। वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग करता है। संस्कृति का निर्माण समूह द्वारा ही होता है। संस्कृति का निर्माण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान व्यक्ति पैदा होते हैं। कभी कभी समाज में कुछ महान व्यक्ति पैदा होते हैं जो संस्कृति में परिवर्तन लाते हैं। जो संस्कृति में परिवर्तन लाते हैं। संस्कृति में परिवर्तन लाते हैं। परंतु वे संस्कृति के निर्माता नहीं हैं, बल्कि परंतु वे संस्कृति के निर्माता नहीं हैं, बल्कि वे संस्कृति के निर्माता नहीं हैं, बल्कि उसमें कुछ योगदान देते हैं। उसमें कुछ योगदान देते हैं। समझ रहे हैं? देखो ये एक पक्ष है अधिवैक्तिक। कोई मनुष्य शरीर निर्माता नहीं। ये दरअसल क्या है, महान व्यक्तियों के लिए, जैसे राजा राम मोहन राय टाइप के व्यक्ति, उन्होंने कहा कि संस्कृति को बदल दी, नई संस्कृति को हाँ, ऐसा नहीं है। वो संस्कृति के बहुत छोटे हिस्से में परिवर्तन लाते हैं। पूरी संस्कृति को बदलना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। और अधिसावयवी का मतलब लिख लेना आगे पैराग्राफ चेंज करके। अधिसावयवी का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण मानव शरीर के द्वारा होता है।
मानव शरीर के द्वारा होता है, लेकिन मानव शरीर नाशवान है, जबकि संस्कृति का कभी अंत नहीं होता। मानव शरीर नाशवान है, जबकि संस्कृति का कभी अंत नहीं होता। ठीक है ना। तो देखो ये संस्कृति की विशेषताएं अपन ने लिखी हैं, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।